तो इस वीडियो में क्लास 8 के विज्ञान के अंतर्गत तीसरा चैप्टर संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं जो आपके आने वाले मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से इससे पहले हमने 3 चैप्टर साइंस के ऊपर हमने 3 चैप्टर कंप्लीटली समाप्त कर दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। GKS स्टडी सेंटर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बाद सूक्ष्मजीव पढ़ा दिए हैं, इसके बाद जो हो गया धातु एवं अधातु, इस चैप्टर को, इन सारे चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से कंप्लीटली हमने समाप्त कर दिए हैं। तो यदि आप लोग चाहते हो कि इस एग्जाम को 100% पास करना है तो आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख ही लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे हम लोग चैप्टर का मतलब ही जान लेते हैं कि चैप्टर कहता क्या है। तो चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशा। तो संश्लेषित रेशा मतलब कि रेशा का मतलब क्या होता है? धागा। तो संश्लेषित रेशा उस रेशा को कहते हैं जिसको मानव ने बनाया है और इसी को ही कहते हैं मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा। यानी कि ये तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे संश्लेषित रेशा कहिए, यानी तो मानव निर्मित रेशा कहिए, यानी तो कृत्रिम रेशा कहिए। संश्लेषित रेशा उस रेशा को कहते हैं जिसको मानव ने बनाया है, जिस कारण से इसे मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। रेशा का तो मतलब आप लोग जान गए, ये धागा होता है। आज जो भी हम कपड़ा पहने हुए हैं, जो भी अभी भी पहने हुए हैं, ये सब क्या है? धागा से ही ना बना हुआ है। तो जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं वह बहुलक होते हैं। अब बोलेगा सर जी ये बहुलक क्या होता है? तो बहुलक उसे कहते हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, तो हम माला पहने हुए हैं, ये देखिए ये जो माला बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हो ना, हम जो पहने हुए हैं, ये जो माला बना हुआ है ये छोटी छोटी मोतियों के मिला करके फिर इसके बाद धागे में हम पिरोए, धागे में डाले, इसके बाद ने एक माला का निर्माण किया है। ठीक उसी तरह बहुलक उसको कहते हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर बनता है। जिस प्रकार माला अनेक मोतियों को मिलाने के बाद फिर धागा में डालते हैं तब एक माला का निर्माण होता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी जो होता है अनेक छोटे छोटे डिब्बों को मिला करके एक बड़ा रेलगाड़ी का निर्माण करता है। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे साइकिल की चेन में तो छोटी छोटी क्लिप मिला करके फिर साइकिल का चेन पूरा बना हुआ है। आप साइकिल का चेन साइकिल चलाते हो ना, छोटा छोटा क्लिप जोड़ जोड़ करके एक बड़ा चेन का निर्माण किया है। ठीक उसी तरह बहुलक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। अब बोलेगा सर जी ये रासायनिक पदार्थ क्यों होता है? क्योंकि इसको मानव ने बनाया है। तो मानव बनाएगा, वो केमिकल से ना बनाएगा। बहुलक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं वे सारे क्या होते हैं? तो बहुलक होते हैं। कोई आपसे बहुलक के बारे में पूछेगा तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि बहुलक के एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार आप इसको एक बेहतरीन तरीके से समझा दीजिएगा कि एक माला का निर्माण किस तरह से होता है। तो माला का निर्माण मान के चलिए ये गले में पहने हुए है ये हार का निर्माण किस तरह से हुआ है? तो छोटी छोटी मोतियों की सहायता से हुआ है। ठीक इसी तरह छोटी छोटी इकाई को मिलाते हैं जो है कि रासायनिक पदार्थ होता है, इसके बाद बनता है बहुलक। सभी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? तो बहुलक होते हैं। अब तो एक बेहतरीन तरीके से समझ गए संश्लेषित रेशा के बारे में। तो आप लोग जान गए चैप्टर का नाम क्या है? संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक। अब आइए प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अब बोलिएगा सर जी ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक कैसे होता है? तो इससे होकर जो है ना, प्लास्टिक से होकर के ऊष्मा नहीं जाता है, हीट नहीं जाता है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक नहीं जाता है और इसके बाद इससे होकर करंट भी नहीं जाता है। और इस बात को इस तरह से भी समझिए, जब भी आप कुकर को पकड़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है? प्लास्टिक का कवर रहता है ना, तो उसको छूते हो तो कभी भी हीट लगता है? गर्मी नहीं लगता है। हीट आपको जो है जलते नहीं ना हो, उसको पकड़ते हो और उसके बाद लोहा वाला को पकड़िएगा तो पता चलेगा 2 सेकंड में आपका हाथ चल गया। तो देखिए किस तरह से ये प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इससे होकर करंट नहीं जाता है। अगर करंट जाता तो प्लास के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक तार को जोड़ने के लिए, तो उसमें क्या देखते हैं? प्लास के ऊपर जो है प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा रहता है जिसको पकड़ते हैं, इधर काम भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के साथ, इधर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक से होकर करंट का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। हर जगह आज हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पॉलीथीन हो गया, चाहे प्लास्टिक का डोल हो गया, बहुत सारे हैं। आज जितने भी फर्नीचर देख रहे हैं मुख्य रूप से प्लास्टिक का ही देख रहे हैं, समझ गए ना। तो इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत तरह से है। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बहुत ही पर्यावरण प्रदूषक है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसका इस्तेमाल करने से वातावरण में हमेशा प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक को जब आप नीचे फेंकिएगा या कहीं पर भी फेंकिएगा तो जल्दी सड़ेगा, गलेगा नहीं, और जो जल्दी सड़ता गलता नहीं है तो वो पर्यावरण के लिए प्रदूषण ही नहीं है। आप कितना ही मिट्टी में क्यों न गाड़ दीजिए, आप 200 साल के बाद देखिएगा, 500 साल के बाद देखिएगा तो प्लास्टिक वैसने रहेगा।
प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, जो पर्यावरण के लिए खतरा है। आज सरकार इस पर ध्यान दे रहा है कि प्लास्टिक को कम से कम उपयोग किया जाए। उसके बदले में, प्लास्टिक के बदले में हम लोग को सरकार ये हिदायत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए काफ़ी प्रदूषणकारी होता है। इसको छोड़ने के लिए कह रहा है। आज बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। प्लास्टिक के बदले में कागज़ का थैला कह रहा है इस्तेमाल करने के लिए, प्लास्टिक के बदले में कपड़े का थैला, कागज़ के थैला का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, क्योंकि कागज़ तो सड़ गल जाता है, कपड़े तो सड़ गल जाता है। जब सड़ गल जाएगा तो वो खाद का निर्माण कर देगा, जो पर्यावरण के लिए कभी हानिकारक नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक, उसको आप 200 वर्ष रखिए, 300 वर्ष रखिए, क्या होता है, वो कभी सड़ता गलता नहीं है, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। क्योंकि प्लास्टिक जो होता है केमिकल पदार्थ होता है। आप ही लोग जानते हो केमिकल पदार्थ हमेशा हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। समझ गए ना कि प्लास्टिक किसको कहते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर, एक रासायनिक पदार्थ जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, एक रासायनिक पदार्थ जो अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। तो यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बहुलक कहते हैं। इससे पहले हम आपको एक बेहतरीन तरीका से चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही हमने पढ़ा दिया कि बहुलक क्या होता है। जितने भी संश्लेषित रेशा होते हैं, जितने भी मानव निर्मित रेशा होते हैं, जितने भी कृत्रिम रेशा होते हैं, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, ये सारे क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही, यानी कि बहुलक। इसके बाद देखिए कपास एक बहुलक है। तो कपास एक बहुलक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कपास एक बहुलक है, उसको कहते हैं सेल्यूलोज। देखिए कुछ रेशा ऐसे होते हैं जिसको मानव ने बनाया है, जिसको मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा यानी जो संश्लेषित रेशा कहते हैं। और जबकि कुछ रेशा प्रकृति में पाए जाते हैं, जो हमें पेड़ पौधा से मिलता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक रेशा। जैसे कि ऊन हो गया, कपास हो गया, या रेशम हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशा है, जो हमें पेड़ पौधा या जंतु से मिलता है। अब बोलिएगा सर जी रेशम कहाँ से मिलता है, तो रेशम के कीड़ा से, रेशम के कीट से रेशम मिलता है। ये काफ़ी मुलायम होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है रेशम का कपड़ा। सॉफ्ट पूरा देखिएगा, पूरा मुलायम रहेगा। इसके बाद देखिए ऊन कहाँ से मिलता है, तो भेड़ से मिलता है। भेड़ देखो ना, भेड़ से मिलता है ऊन। इसके बाद कपास के पौधे से मिलता है। तो कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिसको मानव ने बनाया है। जिसको मानव ने बनाया है उसको संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो इसके बारे में तो आप लोग समझ गए कि संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं और प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं। आज जो भी कपड़ा पहने हुए हैं वह संश्लेषित है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। समझ गए ना, जितने भी रेशा होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। जो भी पोशाक पहनते हैं, जीन्स पहनता है तो पैंट पहनता है, ये सब कहाँ से बनता है, इसी रेशे से। रेशे का मतलब क्या हुआ, धागा से। तो प्राकृतिक रेशा इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं पहनते हैं, कृत्रिम रेशा इसलिए पहनते हैं क्योंकि प्राकृतिक रेशा जो होता है ना काफ़ी महंगा होता है। अब रेशम का कपड़ा लेने के लिए जाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा रेशम का कपड़ा कितना महंगा होता है। ऊन का कपड़ा लीजिए ना, बहुत महंगा पड़ता है। ये प्राकृतिक रेशा से जो भी कपड़ा बनता है वो महंगा होता है, जिस कारण से जो है आम इंसान जो है संश्लेषित रेशा की ओर जाता है, क्योंकि संश्लेषित रेशा काफ़ी आसान पड़ता है। इसको एक बेहतरीन तरीके से तुरंत मिल भी जाता है, बाजार में उपलब्ध रहता है। आज हर एक बाजार में, हर एक मार्केट में क्या है, जीन्स मिलेगा, शर्ट मिलेगा, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशा है ना, कृत्रिम रेशा है ना, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो ये सब आसानी से मिल जाता है और सस्ता में मिल जाता है। किसके अपेक्षा, तो प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा। इसके बारे में एक बेहतरीन तरीका से समझ गए। इसके बाद देखिए कपास एक बहुलक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो सेल्यूलोज। अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये संश्लेषित रेशा की विशेषताएं क्या है, इसका गुण क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए, ये जो है आसानी से घुलते हैं, एक बेहतरीन तरीका से घुल जाते हैं। जब भी हम लोग इसको साफ करने के लिए जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे संश्लेषित रेशा, जो भी संश्लेषित रेशा है, जो भी आप कपड़ा शर्ट पहनते हैं उसको पानी में डालते हैं तो तुरंत घुल जाता है। और इसके बाद देखिए ये अधिक चलाऊ होते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एक बार हम लोग कपड़ा खरीदते थे 2-3 साल पहन लेते हैं। इसके बाद देखिए ये शीघ्रता से सूख जाते हैं। जब भी हम उसको धोते हैं तो क्या होता है, साफ करते हैं तो क्या उसको रोदा में देते हैं, तो सूर्य की रोशनी में देते हैं तो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। इसके बाद देखिए आसानी से उपलब्ध होता है। आज हर एक मार्केट में आपको संश्लेषित रेशा, जिसको मानव ने बनाया है, वो सारे कपड़ा मिल जाएगा। जितने भी पोशाक, जितने भी ड्रेस होता है वो क्या होता है, संश्लेषित रेशा में होता है। इसके बाद देखिए ये कम महंगे होते हैं, प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा कम महंगे होते हैं। तो इतने सारे गुण पाए जाते हैं। संश्लेषित रेशा का गुणधर्म क्या है, विशेषता क्या है, जिसके कारण से लोग इसको ज़्यादा फॉलो करता है, जिसके कारण से इसको ज़्यादा पहनता है। पहला तो कारण है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग पहनता है क्योंकि ये कम महंगा होता है, ये आसानी से घुल जाता है। पानी में जब भी घुलाने के लिए जाते हैं तो आसानी से घुल जाता है, जल्दी सूख जाता है, कम महंगा होता है। इसके बाद देखिए आसानी से बाजार में उपलब्ध रहता है। आज जिस भी मार्केट में जाइए ना, आपको संश्लेषित रेशा शॉर्ट कपड़ा और मिले जाएगा। समझ गए। अब आइए संश्लेषित रेशा की कमियां क्या है। कमियां ये है कि ये पसीना को जल्दी सोखता नहीं है।
कमियाँ क्या है? पसीना को, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग को ज़्यादा पसीना निकलता है, तो अच्छा कपड़ा उसको माना जाता है जो पसीना को सोख लेता है। जब ये पसीना को सूखेगा ना तो इससे होगा क्या, आपको ठंड महसूस होगा, समझ गए ना। यानी कि आप देखिए संश्लेषित रेशा की कमियाँ क्या है? पसीना तो नहीं सोखता है, शरीर से चिपके रहते हैं, जल्दी आग पकड़ लेती है, इसमें जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ से बनता है। जितने भी संश्लेषित रेशा होता है वो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक किससे बनता है? तो रासायनिक पदार्थ से बनता है, यानी कि छोटी छोटी इकाई मिलकर जो एक रासायनिक पदार्थ होता है उसी को कहते हैं बहुलक। ये शरीर से चिपके रहते हैं, हम जो भी कपड़ा पहनते हैं कितना बढ़िया से चिपके रहता है, पूरा चिपके रहता है। इसके बाद देखिए जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, पसीना जल्दी नहीं सोखता है। तो इतने सारे बात को तो आप लोग समझ गए होंगे। तो किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से पढ़िए, उसको समझिए। ये बाबू एनएमएमएस का परीक्षा है, राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति का परीक्षा है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको डेप्थ गहराई की जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पास हो, हम ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जब भी पास हो तो एक बेहतरीन अंक के साथ, नेक्स्ट लेवल सबसे अच्छा अंक के साथ पास हो। इसलिए बाबू हम आपको समझाने का प्रयास करते रहते हैं, रटाने का प्रयास नहीं करते रहते हैं, समझ गए ना। इन जो दूसरे की तरफ कपास एक बहुलक है, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। पूछ देंगे बहुलक, बहुलक को समझा? बहुलक के बारे में तो पढ़े थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है क्या है बहुलक। लेकिन जब बढ़िया तरीक़ा से पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा, ओ बहुलक के बारे में बताए थे सर, वो माला के बारे में। माला किस तरह से बनता है? छोटी छोटी जो है मोतियों की सहायता से बनता है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी इकाई से मिलकर जो है जो बनता है उसी को कहते हैं बहुलक। एक बेहतरीन तरीक़ा से समझे रहिएगा तब न किसी के बारे में आप अच्छा तरीक़ा से डिस्कस कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। कि दूसरे की तरह वो रट रहा है, वो इतना रटा तो हम इससे ज़्यादा रटेंगे। रटने दो, जिसको रटना है तो रटने दो, तुम रटो नहीं। रटेगा तो हमेशा खाई में की ओर जाएगा। खाई में जाना है तो रटो। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक समझदार व्यक्ति बने, तो सारी बातों को समझिए, फिर इसके बाद याद करेंगे, समझ गए ना। अब आइए, अब हम लोग जो है ना संश्लेषित रेशा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले संश्लेषित रेशा के प्रकार में सबसे पहला टॉपिक है रेयॉन। ये क्या है? रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशा के प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग संश्लेषित रेशा के प्रकार में रेयॉन के बारे में जानते हैं। रेयॉन के गुण क्या होते हैं, रेयॉन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। बहुलक प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। कपास एक बहुलक है, जिस प्रकार इससे पहले हम आपको बताए कि कपास एक बहुलक है जो एक सेलुलोज कहलाता है। वो क्या था? प्राकृतिक बहुलक था, क्योंकि कपास के पौधे से मिलता है। इसके बाद प्राकृतिक बहुलक में स्टार्च। आप लोग ये दो बात को एक बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा कि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, इसके बाद स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। कपास एवं स्टार्च दो क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। जो भी हम इस वीडियो के अंदर में हम आपको चर्चा कर रहे हैं उसको आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद करते जाइएगा और एक बेहतरीन तरीका से समझते जाइएगा, समझ गए ना। अब देखिए रेयॉन के बारे में जानते हैं। तो रेयॉन जो है ना काष्ठ लुगदी के उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। अब बोलिएगा सर जी ये काष्ठ लुगदी क्या है? रेयॉन तो मानव निर्मित रेशा है। ये रेयॉन क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है, कृत्रिम रेशा है, क्योंकि ये संश्लेषित रेशा का प्रकार है। लेकिन फिर भी इसके निर्माण में पौधा का इस्तेमाल किया जाता है। काष्ठ लुगदी जैसे पौधा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कहेंगे क्या कहेंगे? ये एक संश्लेषित रेशा है, लेकिन कहेंगे पूर्ण रूप से ये संश्लेषित रेशा नहीं है। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके निर्माण में पौधा का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये मानव निर्मित रेशा है, लेकिन प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयॉन का इस्तेमाल हम लोग किसके विकल्प के रूप में करते हैं, किसके बदले में करते हैं? तो रेशम के बदले में, क्योंकि प्राकृतिक रेशम काफ़ी महंगा होता है, तो सभी लोग तो खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि उसका प्राइस जो होता है काफ़ी महंगा होता है। और इसके बाद प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज़ बनने में काफ़ी समय लगता है। रेशम कीड़ा आएगा, रेशम का कीड़ा मरता है, जाता है, आता है, रेशम कीड़ा की सहायता से ना रेशम बनता है ना। तो इससे प्राकृतिक में कोई भी चीज़ बनता है वो काफ़ी लेट से बनता है, देरी से बनता है। इसलिए जो है रेयॉन का इस्तेमाल कृत्रिम रेशम की तरह करते हैं। ये रेशम की तरह ही मुलायम होते हैं, लेकिन रेशम से सस्ता होते हैं। एक बेहतरीन तरीका से देखिए ना, काष्ठ लुगदी के उपचार द्वारा बनते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एनएमएमएस परीक्षा में, यानी कि राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में, कि पूछेगा कि निम्नलिखित में किन्हें कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं? कृत्रिम रेशम, तो आप लोग याद रखिएगा कृत्रिम रेशम कहते हैं रेयॉन को, समझ गए ना। ये प्राकृतिक रेशम की तरह होते हैं, मुलायम होते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि रेयॉन का गुण क्या होता है। तो रेयॉन का गुण होता है यह रेशम के समान बुनाई की जाती है। रेशम जिस तरह से प्राकृतिक रेशम की बुनाई करते हैं, बुनते हैं, ठीक उसी तरह रेयॉन का भी उसी तरह से समान बुनाई किया जाता है, उसी की तरह बुनाई किया जाता है, प्राकृतिक रेशम की तरह बुनते हैं। ये जो है प्राकृतिक रेशम से काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद देखिए तीसरा में इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है। ये जो है रेयॉन जो संश्लेषित है, जो मानव निर्मित है, इसको हम लोग कई रंगों में
जब कई रंगों में हो जाएगा तो कई प्रकार के वस्त्र हो जाएगा, कई रंग का वस्त्र हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग को पहनने में ज़्यादा सुविधा होती है, समझ गए ना। तो कई रंगों में इसको रंगा भी जा सकता है, कलर भी कर सकते हैं। इसका उपयोग चादर बनाने में, कालीन, इस बात को तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, जैसे मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, तो उसके साइड से जहाँ से वो आते हैं तो वहाँ से क्या बिछाया जाता है, इस तरह से बिछाया जाता है। तो यही रेयन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से बिछाया जाता है उस पर चलते चलते जो है प्रधानमंत्री गेट तक आता है, मतलब कि स्टेज तक आता है, उसके आने के रास्ता में बिछाया जाता है ना, उस पर होकर आता है ना, उसी को कहते हैं गलीचा, समझ गए ना। यहाँ पे जो है फिगर दे दिया है ना, इसके माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा कि कॉलिंग गलीचा किसे कहते हैं। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देते हैं कि रेयन क्या होता है। रेयन जो है संश्लेषित रेशा का एक प्रकार है। देखिए ये एक संश्लेषित रेशा का एक प्रकार है। काष्ठ लुगदी के जो एक सेलुलोज के उपचार द्वारा, सेलुलोज क्या है, एक कपास का एक बहुलक होता है जिसे हम लोग सेलुलोज कहते हैं। ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है। यहाँ आप देखिए रेयन जो है पूर्ण रूप से पूरी जो इसको कहिएगा ये संश्लेषित है नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में, रेयन को बनाने में पौधा का इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज क्या है, एक कपास का बहुलक है, कपास का एक बहुलक है, इससे पहले बताए ना, जो एक सेलुलोज कहलाता है। इसके निर्माण में पौधा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है। मानव निर्मित तो है, इसको मानव ने तो बनाया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से पूरी जो कहिएगा कि इसको मानव ने ही बनाया है, ये 100% बात सही नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में प्रकृति का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कृत्रिम रेशम की तरह होते हैं। कहेगा कि निम्नलिखित में किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो कृत्रिम रेशम रेयन को कहते हैं। रेशम के समान इसकी बुनाई की जाती है, प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है, कई रंगों में इसको रंगा जा सकता है। चादर, कॉलिन, गलीचा में इसका उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तो रेयन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग नायलॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी जो है संश्लेषित रेशा का ही एक प्रकार है। आप लोग जानते हो कि नायलॉन का रेशा, नायलॉन का धागा कितना मजबूत होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम चीन में किया गया था, लेकिन जो चीन ने इसका निर्माण किया था वह इस बात को गुप्त रखा था। और अपने यहाँ कुछ भी बात होता है ना, थोड़ा सा भी मुद्दा उठता है तो पूरा विश्व में चले जाता है खबर। लेकिन चाइना देखिए, चाइना आज अपने देश के सारे सामान अपने यहाँ बेचता है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, गैजेट्स हो, बल्ब हो, मरकरी हो, कोई भी चीज़ हो, आज अपने यहाँ जो है बनाता है और यहाँ पे बेच देता है, और जिसके कारण से यहाँ से पैसा चले जाता है उसके देश में, और फिर वही देश हम लोग को आँख दिखाता है। हमारे देश पे कितना, हमारे देश के लिए कितना मुसीबत है। चाइना हमेशा युद्ध करने के लिए चाहता है, तो चाइना का सामान कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है चाइना, इसलिए हम लोग उसका सामान इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वह काफ़ी सस्ता देता है। आज से आप प्रण कीजिए कि चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदिएगा, समझिए ना। जो हमारा दुश्मन है उसका समर्थन हम क्यों करेंगे, सामान नहीं लेंगे तो उसका पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा, जो फिन कर रहा है, जो स्टाइल झाड़ रहा है, इंडिया पे आकर जो है शत्रुता पैदा कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, सब एक एक दिन में जो है औकात पता चल जाएगा। अगर हम लोग जो है बायकॉट करने लगेंगे ना, उसका सामान नहीं खरीदेंगे ना, तो दिमाग उसका होश ठिकाना आ जाएगा। इसलिए चाइना का सामान कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, समझ गए ना। तो ये देखिए, इसका निर्माण सर्वप्रथम, नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम चीन में किया गया था, लेकिन चीन ने इस बात को पूरा गुप्त रखा। जिसके बाद क्या हुआ, कुछ देशों में जो है धीरे धीरे नायलॉन का निर्माण करने लगा। देखिए नायलॉन का निर्माण 1931 ईस्वी में, बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा, नायलॉन के बारे में, और पता लगाया कि नायलॉन का निर्माण किस तरह से होता है। तो देखिए कोयला, जल और वायु के माध्यम से इस नायलॉन का निर्माण होता है। कोयला, जल और वायु के माध्यम से किसका निर्माण होता है, नायलॉन का निर्माण होता है। और इस बात को एक बेहतरीन तरीका से जानिए, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित था। पूर्ण रूप से संश्लेषित का मतलब यह हुआ कि इसके निर्माण में प्रकृति यानी कि पेड़ पौधा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपके एनएमएमएस परीक्षा में जरूर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा एक ही है, नायलॉन है। इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित किया गया है क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम रूप से, सबसे पहले पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है, तो नायलॉन है। नायलॉन का एक और प्रकार है नायलॉन 66, नायलॉन 66 यानी कि नायलॉन 66, ये जो है नायलॉन का ही एक अन्य प्रकार है। देखिए नायलॉन 66 यानी कि 66 है। ये बनता किस तरह से है, एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हम जो आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं उसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए, नहीं तो हाल होगा बुरा हाल। अगर हम बार बार सभी वीडियो में बता रहे हैं, यदि क्लास 8 को एक बेहतरीन तरीका से आप समाप्त कर लीजिएगा ना, तो आपसे अच्छा कोई नहीं बन पाएगा। इसलिए क्लास 8 को एक बेहतरीन तरीका से पढ़िए, समझ गए ना। अगर ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में हंसते खेलते रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि हमको कभी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, पढ़ाई हमको बोझ नहीं लगे, तो क्लास 8 को एक बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा ही, समझ गए ना। कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए इस क्लास को। इसके बाद देखिए नायलॉन का गुण क्या होता है, यह प्रबल होता है, ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके कारण ही ना इसका इस्तेमाल हम लोग रस्सी बनाने में करते हैं। नायलॉन का रस्सी आप लोग तो जानते हो, नायलॉन का रस्सी कितना मजबूत होता है। इसके बाद देखिए पैराशूट में
पर्दे में इसका इस्तेमाल करते हैं, तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। ये प्रबल होता है, प्रबल का मतलब क्या हुआ, नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है। प्रत्यास्थ होता है, इसको आसानी से खींचा जा सकता है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या हुआ, खींचने की क्षमता है। इसके बाद ये काफ़ी हल्का होता है। तो समझ गए ना नायलॉन के बारे में कि नायलॉन का गुण क्या होता है, नायलॉन का निर्माण किस तरह से होता है और इसको बनाया सबसे पहले किस देश ने, तो सबसे पहले चीन ने बनाया, लेकिन इसको गुप्त रखा। नायलॉन बनता किस तरह से है, नायलॉन बनता है कोयला, जल और वायु के माध्यम से। और देखिए ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित था, इसमें सिर्फ मानव का ही योगदान है। समझ गए। इसके बाद ये मजबूत होता है, इसको आसानी से खींचा जा सकता है, ये हल्का होता है। इसका उपयोग हम लोग रस्ते, पैराशूट, पर्दे, तंबू, दांत साफ करने में, यहाँ पे जो भी बता रहे हैं इसका फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। जो है रस्सी, पैराशूट, पर्दे, तंबू, देख रहे हो ना फिगर जिस तरह से हम बता रहे हैं, दांत साफ करने में, वाले ब्रश में, इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे नायलॉन के बारे में। अब आइए अब हम लोग पॉलिएस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए पॉलिएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा का ही एक प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिएस्टर जो बना है, पॉली का मतलब होता है बहुलक, और एस्टर क्या होता है, एस्टर गंध प्रदान करने वाले एक पदार्थ होता है। पॉली मतलब बहुलक, यानी कि पॉलिएस्टर किस तरह से बनता है, यह एस्टर की इकाई से मिलकर बनना होता है। एस्टर की इकाई से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर कहते हैं। और एस्टर क्या होता है, जो किसी चीज में गंध प्रदान करता है, इसी को कहते हैं एस्टर। तो पॉलिएस्टर किस तरह से बनता है, पॉली जो एस्टर, पॉली का मतलब होता है जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसी को कहते हैं बहुलक। देखिए पॉली जो एस्टर, यानी कि यहाँ देखिए अनेक इकाई से मिलकर बना होता है, यह एस्टर की इकाई से मिलकर बना होता है, इसी को कहते हैं पॉलिएस्टर। देखिए जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरह से चैप्टर को पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका जवाब हम लोग एक बेहतरीन तरीका से उसको समझा के दे सकते हैं। चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, सिलेबस समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, एक बेहतरीन तरीका से उसका सारा नॉलेज आप में जाना चाहिए, तब ना हुआ सिलेबस खत्म करने का मतलब। सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं ना होता है हम यहाँ पे आकर के लिखा देंगे, छोड़ देंगे, आपको समझाएंगे नहीं। समझना जरूरी है। अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 100% गारंटी है कि आप इस एग्जाम को एक बेहतरीन तरीका से पास कीजिएगा ही कीजिएगा। समझ गए ना। सिलेबस खत्म नहीं रहेगा तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए देखिए पॉलिएस्टर किस तरह से बनता है, पॉली जो एस्टर की सहायता से। देखिए पॉलिएस्टर का गुण क्या होता है, तो ये आसानी से घुल जाता है। जब इसको जो हम लोग धुलते हैं तो आसानी से ये घुल जाता है। इसके बाद देखिए महीन रेशे में भी इसको खींचा जा सकता है। महीन रेशे में जितना महीन रेशा खींचेगा, जितना पतला रेशा खींचेगा, इसको पॉलिएस्टर को आप खींच सकते हैं। आसानी से बुना जा सकता है, आसानी से बुन सकते हैं। इसको सिलवटें नहीं पड़ती है। कई वस्त्रों में क्या होता है, उसकी सिलवट निकल जाता है, यानी कि फिर से उसको सिलाई करना पड़ता है। इसमें जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती है। देखिए पॉलिएस्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो टेर्लिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। देखिए पॉलिएस्टर का इस्तेमाल हम लोग जो है बर्तन बनाने में, तार बनाने में, जो है जार बनाने में, इन सब में जो है पॉलिएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पेट के बारे में तो आप लोग जानते हो, पेट का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो स्क्रीनशॉट दिए हैं इसको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। समझ गए ना। अब आइए अब हम लोग एक्रिलिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी संश्लेषित रेशा का एक प्रकार है। क्या है ये, एक्रिलिक संश्लेषित रेशा का एक प्रकार है। यह ऊन की तरह दिखने में लगते हैं, यह ऊन की तरह दिखने में लगते हैं। आप लोग जानते हो कि ऊन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल कब करते हैं, जब ठंडी मौसम रहता है उसी समय में हम लोग ज़्यादातर जो है ऊन का वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ऊन का वस्त्र काफ़ी मोटा होता है, जिसके कारण से ये कपड़ा ठंड के समय में काफ़ी उपयोग किया जाता है। ये जो वस्त्र है आपको ठंडी नहीं लगने देता है। तो यहाँ देखिए एक्रिलिक का गुण क्या होता है, ये मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, सस्ता होता है। जैसा कि पहले ही हम बता दिए कि जितने भी संश्लेषित रेशा होते हैं वे काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी मजबूत होता है। उसका जो भी वस्त्र बनाया जाता है काफ़ी मजबूत होता है। एक्रिलिक का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो आप लोग जान गए कि एक्रिलिक का इस्तेमाल ठंडी के मौसम में किया जाता है, क्योंकि एक्रिलिक जो है ऊन की तरह दिखने में लगते हैं। ऊन के वस्त्र मोटा मोटा जो है हम लोग जो है ठंडी के मौसम में ही ना पहनते हैं। अब आइए अब हम लोग जो है प्लास्टिक के बारे में एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले शुरुआत में ही हम आपको बताए थे कि प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब ये हुआ कि ये एक बार सेट हुआ तो फिर उसको आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार परिभाषा देख लीजिएगा ना, तो आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। यह वह प्लास्टिक है जिसे पहली बार गर्म करने पर, जिसको जो है इस प्लास्टिक को पहली बार गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा। अब मुलायम होने के बाद आप अपने इच्छा के अनुसार से किसी भी सांचे में, किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। मुलायम होगा तब ना आप किसी भी वस्तु में ढाल सकते हैं, जब मुलायम नहीं होगा तो किसी वस्तु में नहीं ढाल सकते हैं। जैसे कि जब भी हम लोहार के पास जाते हैं तो उस समय में क्या देखते हैं, जब भी कुदाल बनाते रहता है, दबिया बनाते रहता है, जो भी हथियार बनाते रहता है, कुल्हाड़ी बनाते रहता है, तो उस समय में क्या देखते हैं कि उसको सबसे पहले मुलायम करता है, गर्म करता है, फिर उसके बाद पीटता है। जब ये मुलायम हो जाता है कोई भी पदार्थ, उसको अपने इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु को बना सकते हैं। ठीक उसी तरह यह वह एक प्लास्टिक होता है जिसे पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। पहली बार गर्म कीजिएगा तो वह मुलायम हो जाएगा, और इसको अपने इच्छा के अनुसार से ढाल लेते हैं। जिस आकार में हमको जिस तरह से वस्तु का निर्माण करना है उसी के अनुसार से अपने इच्छा के अनुसार में ढाल लेते हैं। लेकिन फिर इसको जो कहिएगा कि एक बार हम गर्म किए, गर्म करने के बाद उसको अपने इच्छा के अनुसार से
से ढाल लिया, फिर कहिएगा कि इसको फिर हम गर्म करके अपने इच्छा के अनुसार से ढाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। थर्मोसेटिंग का मतलब आप लोग इस बात को समझिए, एक बार सेट हो गया तो फिर आप दूसरी बार उसको सेट नहीं कर सकते हैं। एक बार गर्म कर दिए और गर्म करने के बाद मुलायम हो गया, और मुलायम होने के बाद उसको अपने इच्छा के अनुसार से वस्तु निर्माण कर लिए, और फिर उसी वस्तु को चाहिएगा कि फिर हम मुलायम कर लेंगे ताप दे करके, गर्म करके, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक बेकेलाइट होता है, दूसरा मेलेमाइन होता है। बेकेलाइट ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ देखिए ना, हम सारे एग्जाम्पल को दे रहे हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, समझ गए ना। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल जैसे कि बेकेलाइट, मेलेमाइन, बेकेलाइट ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद देखिए मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? ये आग प्रतिरोधक होता है। आग प्रतिरोधक का मतलब क्या हुआ? आग नहीं लगने वाला, आग का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, यानी कि मेलामाइन जो होता है आग का विरोध करता है। इसके बारे में जो भी दिया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, इसको एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग थर्मोप्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले जो हम बताए थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में क्या होता था? एक बार गर्म कर लिए, उसको अपने इच्छा के अनुसार से बदल दिए, तो आप उसको फिर बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसका विपरीत है, थर्मोसेटिंग का विपरीत है। इसको एक बार क्या 1000 बार गर्म कीजिएगा तो 1000 बार मुलायम हो जाएगा। एक बार परिभाषा देख लीजिए ना। थर्मोप्लास्टिक उस तरह का प्लास्टिक है जिसको गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा, तथा ठंडा करने पर यह क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। चाहे इस प्रक्रिया को आप कितना भी बार दोहरा क्यों न दें, जब भी इसको गर्म कीजिएगा तो वो मुलायम हो जाएगा, जब भी इसको ठंडा कीजिएगा तो कठोर हो जाएगा। इस तरह के प्लास्टिक को कहते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक है। और इसका एग्जांपल क्या है? पॉलीथीन है, नायलॉन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड है, यानी इसी को कहते हैं पीवीसी। तार के ऊपर में जो भी कवर रहता है, तार का इस्तेमाल करते हो ना, उसके ऊपर में जो भी कवर रहता है उसी को कहते हैं पॉलीवाइलिन क्लोराइड। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में कई तरह से, कई रूपों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन बनाने में प्लास्टिक का कुर्सी होता है, प्लास्टिक का बहुत सारे होता है, प्लास्टिक का जग होता है, यानी कि इसका अनगिनत इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए जितना उपयोगी है उससे ज़्यादा हानिकारक भी है, क्योंकि जब प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग उस तरह के प्लास्टिक को कहते हैं जिसको एक बार गर्म कीजिएगा और फिर उसको अपने इच्छा के अनुसार से ढाल लीजिएगा, फिर चाहिएगा उसको गर्म करके फिर मुलायम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस तरह के कहेंगे थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो फिर सेट हो गया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक, इसको एक बार क्या 1000 बार चेंज कीजिए, मुलायम तथा कठोर होता रहेगा। गर्म कीजिए मुलायम होगा, ठंडा कीजिए कठोर होगा। अब आइए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वह है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए, इसको सबसे पहले हम समझा ही देते हैं, लिखाना क्या, जब आप एक बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उस तरह के पदार्थ को कहते हैं जो सूक्ष्मजीव की सहायता से सड़ गल जाता है। जिसको आप मिट्टी पे फेंकिएगा या कहीं पर भी फेंकिएगा तो क्या होगा? वह सड़ गल जाता है। सूक्ष्मजीव उसमें जीवाणु, कीटाणु और प्रवेश करके उसको सड़ा गला देता है, तो उसी को कहता है क्या? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे क्या हुआ? सब्जी का छिलका कुछ दिनों के लिए आप मिट्टी पर छोड़ दीजिए, सड़ गल जाएगा। कागज हो गया, लकड़ी हो गया, तो जो सारे पदार्थ जिसको हम लोग मिट्टी में छोड़ देते हैं तो सूक्ष्मजीव उसमें प्रवेश कर जाता है, छोटे छोटे जीवाणु प्रवेश कर जाता है। अब बोलिएगा सर जी ये सूक्ष्मजीव क्या है? तो सूक्ष्मजीव के बारे में हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं। इससे पहले 3 को चैप्टर खत्म हो गया है, अब ये चौथा भी चैप्टर खत्म हो गया। अब मेरा टेंशन समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मैथमेटिक्स के ऊपर आएंगे, फिर इसके बाद सोशल साइंस के ऊपर आएंगे। तो हमारा काम तो लगभग पूरा होने वाला है। हम जो सोच रहे थे उसी के अनुसार से हो रहा है। तो जैव निम्नीकरणीय के बारे में तो आप लोग जान गए होंगे। जैव निम्नीकरणीय किसको कहते हैं? जो सूक्ष्मजीव के साथ है, जो सड़ गल जाता है उसी को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। जो सड़ता गलता नहीं है, जो सूक्ष्मजीव की सहायता से सड़ता गलता नहीं है, उसी को कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो सूक्ष्मजीव की सहायता से सड़ता गलता नहीं है। इसको इस तरह से भी दूसरे रूप में भी कहते हैं, इसको इस तरह से भी बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। अजैव यानी कि जो सूक्ष्मजीव की सहायता से नहीं सड़ता गलता हो। तो कौन सा है? प्लास्टिक का बोतल हो गया, जो हम लोग जो है कभी फैंटा पीते हैं, कभी स्प्राइट पीते हैं। प्लास्टिक का जग हो गया, प्लास्टिक का पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक से बने हुए शीशा हो गया। ये सब क्या होता है? इसको मिट्टी पर भी छोड़ देते हैं तो बहुत लंबे समय तक भी ये सड़ता गलता नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये पर्यावरण में बना रहता है। इसलिए कहते हैं इसको अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो सूक्ष्मजीव की सहायता से सड़ता गलता नहीं है। इसको इस तरह से भी कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। चाहे जैव अनिम्नीकरणीय बोलिए या नहीं तो अजैव निम्नीकरणीय बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समझ गए ना इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास किए। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय आईएएस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। देश का नंबर 1 ये कभी ना कभी ये चैनल बनेगा। इस चैनल पर देश का हर एक विद्यार्थी को समझिए ना, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। किसी
भी बात को हम टॉपिक बाय टॉपिक एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग जानते हो इस चैनल पर रटाया नहीं जाता है बल्कि समझाया जाता है। जब आपका दिमाग सोचने लगेगा, जब आप किसी भी बात को समझने लगिएगा, तो उस बात के बारे में आप कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं पर भी उसका जवाब दे सकते हैं। जब समझिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो रिजल्ट अच्छा होगा तो आपका इससे नाम होगा। समझ गए ना? तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जरूर अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से प्रैक्टिस कर लीजिए और बता दीजिए। जो भी स्टूडेंट एक बढ़िया स्टूडेंट होगा, इसमें सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने वीडियो में एक बेहतरीन तरीक़ा से चर्चा कर दी है। तो देखते हैं किसका पूरा में पूरा सही होता है। 12 को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, अगर 12 में जिस स्टूडेंट का 12 को सही हो जाएगा, समझिए वो 100% राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा पास कर ही जाएगा, यानी कि NMS परीक्षा 100% वो लड़का पास कर जाएगा। तो इसलिए सारे स्टूडेंट को कह रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को जरूर ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको 100% डायरेक्ट इसी से क्वेश्चंस आएगा आपके NMS परीक्षा में। समझ गए ना? हम जो भी पढ़ा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहा है, इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहा है, तो उसको हम 100% एक बात गारंटी देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट मेरा बात को मानेगा वो 100% इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन अंक के साथ ज़रूर ही पास करेगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर उन सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखा हुआ ना बढ़िया तरीक़ा से, उसको 100% सारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।